हमारे नेशनल इनकम के टॉपिक का 4th पार्ट है और इस पार्ट में हम नेशनल इनकम के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम आज समझने वाले हैं डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर दे आइडेंटिकल कंसेप्ट। क्या ये दोनों टॉपिक एक ही हैं या फिर इन दोनों में कुछ डिफरेंस है? ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोथ आर द आइडेंटिकल कंसेप्ट। ये दोनों ही एक हैं। तो अगर हम डोमेस्टिक इनकम वर्ड का यूज करते हैं या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यूज करते हैं, इन दोनों का ही मीनिंग जो है वो सेम ही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्शन का मीनिंग। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन से हम एक नॉर्मल सा मीनिंग समझते हैं कि जब भी गुड्स बन के तैयार होती है किसी फैक्ट्री में तो उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मीनिंग बहुत वास्ट है। प्रोडक्शन का मीनिंग सिर्फ इतना ही नहीं है कि कोई फैक्ट्री में अगर कोई गुड्स तैयार हो रही है तो उसे हम प्रोडक्शन कहेंगे। प्रोडक्शन मीन्स जितनी भी वैल्यू की हमने कोई गुड्स तैयार की या जितनी भी वैल्यू की कोई सर्विस दी उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने एक बुक प्रिंट की है, तो इस बुक की जो हम मार्केट वैल्यू रखेंगे वो क्या है? वो हमारी प्रोडक्शन वैल्यू है। और सेम ही अगर मान लो कि एक डॉक्टर जो है वो सर्विस दे रहा है अपनी, तो जितनी भी वैल्यू की उसने सर्विसेज दी हैं किसी पेशेंट को, तो उस पेशेंट से जितनी भी उसे फीस आ रही है वो सारी क्या होगी? वो प्रोडक्शन ही होगी। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या क्लियर हुआ कि प्रोडक्शन मीन्स सिर्फ वो नहीं है कि किसी फैक्ट्री में कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं। प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है कि जितनी भी वैल्यू की हमने कोई गुड्स बन के तैयार की है या फिर जितनी वैल्यू की सर्विसेज दी हैं उस वैल्यू को हम प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात क्लियर हुई कि हमने जितनी वैल्यू की गुड्स प्रोड्यूस की या फिर जितनी वैल्यू की सर्विसेज दी उससे क्या हो रहा है? इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, जब डॉक्टर और एडवोकेट ने अपनी सर्विसेज दी तो क्या है? उनको इनकम जनरेट हुई ना। ठीक है, और याद कीजिए हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? इनकम जनरेट करना। तो सेम वही बात आ गई ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है? इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, तो प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? इनकम जनरेट करना। तो यहाँ पर वो बात भी आ गई। ठीक है, तो प्रोडक्शन मीन्स क्या है? जितनी भी वैल्यू की गुड्स तैयार होती हैं उसे भी हम प्रोडक्शन में लेंगे, और जितनी भी वैल्यू की सर्विसेज दी गई है, मतलब सर्विसेज के केस में जिसमें कि इनकम जनरेट हो रही है, तो वो भी क्या होगा? प्रोडक्शन के मीनिंग में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो अब होता क्या है कि हम जब जितनी भी वैल्यू की गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या सर्विसेज देते हैं वो सारी वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है? कन्वर्ट हो जाती है किसमें? फैक्टर इनकम में। ठीक है, कैसे? क्योंकि जब किसी पर्सन ने गुड्स प्रोड्यूस की होंगी तो ऑब्वियसली उसने गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए लैंड का अरेंजमेंट किया होगा, लेबर का अरेंजमेंट किया होगा, कैपिटल का अरेंजमेंट किया होगा, एंटरप्रेन्योर का अरेंजमेंट किया होगा। तो इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जब उसने अरेंजमेंट किया होगा तो उन सबको उनकी फैक्टर सर्विसेज के रिटर्न में क्या है? उनको फैक्टर इनकम दी होगी ना। फैक्टर इनकम कौन कौन सी होती है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को अपनी स्किल के लिए प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो उन सभी फैक्टर्स को जिन्होंने प्रोडक्शन में अपनी सर्विसेज दी थी उनको उनकी फैक्टर सर्विसेज के लिए क्या है? ये फैक्टर इनकम मिलती है। ठीक है, तो अब ये प्रोडक्शन की वैल्यू फैक्टर इनकम की वैल्यू के इक्वल कैसे होगी हम ये देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये रेंट जो था वो 5 रुपीज का दिया गया। ठीक है, वेजेस भी 5 रुपीज की थी और इंटरेस्ट भी 5 और प्रॉफिट भी 5 रुपीज। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फैक्टर इनकम कितनी मिली होगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को? 20। ठीक है, सेम क्या है? अब जो प्रोड्यूसर है यहाँ पे प्रोडक्शन कौन कर रहा होगा? एंटरप्रेन्योर ही कर रहा होगा। तो उसने अपने प्रोडक्शन की वैल्यू, मान लो यहाँ पे जो भी गुड्स तैयार हुई है उसने अपने प्रोडक्शन की वैल्यू क्या रखी होगी? जो भी उसको इस प्रोडक्शन के लिए खर्च करना पड़ा होगा वही तो रखेगा वो इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ ये प्रोड्यूसर अपने आउटपुट की वैल्यू क्या रखने वाला है? वो अपने आउटपुट की वैल्यू सेम ही रखेगा जो कि उसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करनी पड़ी है। ठीक है, क्योंकि जब ये अपनी फॉर एग्जांपल ये गुड्स एक्स है
अब इसको वैल्यू तैयार करनी है कि ये जब मार्केट में बिकने जाएगी तो मैं इसकी MRP क्या रखूं। तो वो ये देखेगा ना कि मैंने लैंड को 5 रुपीज दिए थे, लेबर को भी 5 रुपीज दिए थे, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट भी 5 रुपीज पे करना पड़ा है, और फिर वो क्या करेगा, साथ के साथ अपना 5 रुपीज का प्रॉफिट भी रख लेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये मार्केट में ले जाके इस गुड एक्स को कितने की बेचेगा, 20 रुपए की। ठीक है, क्योंकि इसने जितनी भी इसने कॉस्ट लगाई थी इस कॉमोडिटी एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए, साथ के साथ अपना प्रॉफिट रख के, तो इससे क्या हुआ, इस MRP में इसने वो कॉस्ट भी कवर कर ली जो इसने फैक्टर्स को पे की थी, प्लस इसने अपना प्रॉफिट भी रख लिया, और इसका प्रॉफिट भी क्या है, एक फैक्टर पेमेंट ही है। ठीक है, तो यहाँ पे गुड्स कितने की तैयार हुई, 20 की। तो सेम जो गुड तैयार हुई है जिसकी MRP हमने 20 रुपीज रखी है, वो सेम किसके इक्वल है, फैक्टर इनकम के। ठीक है, तो ये जितने का प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन कितने रुपीज का हुआ, 20 रुपीज का, सेम ही 20 रुपीज जो है वो फैक्टर्स की इनकम भी है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो प्रोडक्शन है वो फैक्टर इनकम के इक्वल ही होता है। इट मीन्स प्रोडक्शन एंड इनकम आर आइडेंटिकल कंसेप्ट। ठीक है, तो आगे से हम कभी भी इस चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे कि डोमेस्टिक इनकम क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ये दोनों ही सेम ही कंसेप्ट है। ठीक है, हम इन दोनों ही टर्म्स को इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम इस कंसेप्ट को और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली ये जो प्रोडक्शन है ये 2 राउंड में होता है। फर्स्ट राउंड में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है या जो फार्म्स होती हैं वो फर्स्ट राउंड में क्या करती हैं, जितने भी हमारे हाउस होल्ड हैं उनसे क्या है, उनको हायर करती है। ठीक है, हमारे हाउस होल्ड कौन कौन से होते हैं, लैंड ओनर होगा, लेबर होगी, एंटरप्रेन्योर जो अपनी स्किल लगा रहा है, ठीक है, और जिस पर्सन ने कैपिटल इन्वेस्ट की होगी। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो 4 हाउस होल्ड हैं उनसे हमने क्या है, फैक्टर्स को हायर किया होगा। ठीक है, तो इन हाउस होल्ड से हम क्या है, लैंड भी लेके आए होंगे, लेबर भी, कैपिटल भी, एंटरप्रेन्योर। तो प्रोड्यूसर फर्स्ट राउंड में क्या करता है, इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है। ठीक है, और फिर सेकंड राउंड में क्या होता है, जब ये गुड्स बन के तैयार हो जाती है, जो आउटपुट है वो बन के तैयार हो जाता है, जब ये आउटपुट क्या है, मार्केट में सेल होने के लिए जाता है, तो जितनी भी वैल्यू की सेल होती है, जितनी वैल्यू का रेवेन्यू जनरेट होता है, वो सारा रेवेन्यू क्या होता है, वो सारा रेवेन्यू वापस से जाके इन हाउस होल्ड में बढ़ जाता है। ठीक है, लैंड को अपनी ओनरशिप के लिए रेंट मिल जाता है, लेबर को वेजेस मिल जाते हैं, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट और कैपिटल को इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, तो इस डायग्राम से भी हमने क्या समझा कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में 2 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड में प्रोड्यूसर जो है वो हाउस होल्ड से फैक्टर्स को हायर करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को हायर करता है। ठीक है, और सेकंड राउंड में जब आउटपुट बन के तैयार होता है और जब वो सेल हो जाता है, तो जितनी भी वैल्यू रिसीव होती है उसे, जितनी भी सेल वैल्यू उसे रिसीव होती है, जिसे हम रेवेन्यू कहते हैं, वो सारा रेवेन्यू क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एज देयर इनकम वो क्या होता है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जितनी वैल्यू का आउटपुट तैयार हुआ था और उसे सेल करके जो रेवेन्यू आया, वो सारा का सारा क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एज देयर इनकम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन हुआ था, जो प्रोडक्ट की वैल्यू थी, सेम वैल्यू की ही क्या होती है, फैक्टर्स को इनकम भी मिलती है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिक इनकम है और जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, दे आर आइडेंटिकल टर्म्स। हम इन दोनों को एक दूसरे के प्लेस पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का ही मीनिंग सेम होता है। तो आगे हम कभी भी कह सकते हैं डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। ठीक है, तो आगे हम कभी भी डोमेस्टिक इनकम की जगह डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्ड बोल सकते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह डोमेस्टिक इनकम बोल सकते हैं। तो इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि इन दोनों का ही मीनिंग सेम ही है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम देखने वाले हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मीनिंग एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, ये क्राइटेरिया है
कि इसके बेस पर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन, जिसका मीनिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रोडक्शन मीन्स वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। ठीक है, कि जितनी भी वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज तैयार हुई हैं बनके, उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, और फिर हमने ये भी देखा था कि प्रोडक्शन की वैल्यू जो होती है जस्ट इक्वल होती है किसके, फैक्टर्स की इनकम के। ठीक है, क्योंकि जितनी वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज दी जाती हैं, सेम वैल्यू की ही क्या होती है, फैक्टर्स की इनकम भी होती है। इसीलिए हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम टर्म्स को हम एक दूसरे के रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। क्योंकि हमने कहा जो गुड्स बन के तैयार होती है उनकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, जस्ट इक्वल होती है फैक्टर्स की इनकम के। ठीक है, अगर हमने गुड्स रेडी की हैं 100 करोड़ की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टर्स को इनकम कितनी जनरेट हुई होगी, सेम 100 करोड़ की। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन की वैल्यू क्या है, जस्ट फैक्टर्स की इनकम के इक्वल है। ठीक है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग क्या हुआ कि जब हम हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट को वैल्यू करते हैं किस पे, वैल्यू ऑफ फैक्टर्स इनकम। ठीक है, कि जब हम प्रोडक्शन की वैल्यू किसके इक्वल रख रहे हैं, फैक्टर्स की इनकम के, तो हम उस टाइम पे जो हमने प्रोडक्शन की है उस प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यहाँ डी मीन्स डोमेस्टिक है, पी मीन्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोडक्शन जो कि जस्ट इक्वल होता है किसके, फैक्टर्स की इनकम के। तो जो प्रोडक्शन फैक्टर्स की इनकम के जस्ट इक्वल होता है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन की वैल्यू कितनी होगी, जस्ट फैक्टर इनकम के इक्वल। तो वो हमारा जो प्रोडक्शन होगा जो कि फैक्टर्स की इनकम के इक्वल है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने हमारे प्रोडक्ट को फैक्टर की इनकम के इक्वल रखा है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो अब तक जो हमने प्रोडक्शन की बात की, यहाँ पर हमारे दो ही सेक्टर्स इंक्लूड थे, एक प्रोडक्शन सेक्टर था, दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर था। ठीक है, प्रोडक्शन सेक्टर क्या करता था, वो हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स को हायर करता था, और बाद में क्या करता था प्रोडक्शन सेक्टर, वो हाउस होल्ड सेक्टर को उसकी फैक्टर सर्विसेज के लिए फैक्टर इनकम देता था। ठीक है, तो इस पार्ट में सिर्फ दो ही सेक्टर इंक्लूड थे। ठीक है, लेकिन जब इकोनॉमी में एक थर्ड सेक्टर भी इंक्लूड होता है तो हमारी इकोनॉमी 3 सेक्टर की हो जाती है, और ये हमारा थर्ड सेक्टर कौन सा होगा, गवर्नमेंट। तो जब हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो होता क्या है कि जब ये आउटपुट मार्केट में सेल होने के लिए जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस आउटपुट पर, इस प्रोडक्ट पर कुछ टैक्सेस इम्पोज कर देती है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना होता है, उन टैक्सेस से पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, तो जब ये प्रोडक्ट बन के मार्केट में सेल होने के लिए जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन प्रोडक्ट पर, इस आउटपुट पर कुछ टैक्सेस लगा देती है, और टैक्सेस लगाने से इस आउटपुट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने प्रोडक्शन किया था 100 करोड़ का। ठीक है, इट मीन्स फैक्टर्स की इनकम भी जो थी, यानी कि जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट था, वो भी कितने का था, 100 करोड़ का था। ठीक है, लेकिन जब ये 100 करोड़ का आउटपुट जब मार्केट में सेल होने गया, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गवर्नमेंट ने 1 करोड़ का टैक्स लगा दिया। ठीक है, तो अब जब ये आउटपुट मार्केट में सेल होने के लिए जाएगा, तो इस आउटपुट की वैल्यू कितनी होने वाली है, 101 करोड़। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट टैक्सेस इम्पोज करती है, तो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू
क्या होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होती है, एक टाइप की हेल्प एंड सपोर्ट होता है कि समटाइम गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोडक्शन को एनकरेजमेंट देने के लिए गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज देती है। जैसे उनको कुछ टैक्सेस में वो अबेटमेंट दे देती है या टैक्स परसेंटेज में कुछ कमी दे देती है, या फिर कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ लो टैक्स रेट जैसी फैसिलिटी देती है, या फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए इनिशियल इंडस्ट्री के इनिशियल ईयर्स में, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग के 2-3 ईयर्स के लिए वो टैक्स फ्री कर देती है। ठीक है, कि उस इंडस्ट्री को जो है टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगी, ये सारी चीजें सब्सिडीज में आ जाएगी। सब्सिडीज मतलब क्या होता है, एक टाइप की हेल्प एंड सपोर्ट होता है गवर्नमेंट की साइड से, ताकि क्या है, प्रोडक्शन वगैरह जैसी एक्टिविटीज को एनकरेजमेंट मिले। ठीक है, तो सब्सिडीज से क्या होता है कि उस आउटपुट की वैल्यू कम हो जाती है। कई बार ये सब्सिडीज जो है गवर्नमेंट कैश में भी देती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने ये जो सब्सिडी है यहाँ पर कैश में दी है किसी इंडस्ट्री को, फॉर एग्जांपल 2 करोड़ की। फॉर एग्जांपल ये जो आउटपुट तैयार हुआ था वो 100 करोड़ का तैयार हुआ था, लेकिन क्या है, टैक्स लगने के बाद ये क्या हुआ, 101 करोड़ का हो गया। लेकिन क्योंकि कुछ कैश जो है वो गवर्नमेंट से ही मिल गया है एज अ सब्सिडी, 2 करोड़ की सब्सिडीज मिल गई हैं, तो इससे क्या हुआ, आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी। जो हमारा आउटपुट टैक्स लगने के बाद 101 करोड़ का हो रहा था, उससे 2 करोड़ जो कि गवर्नमेंट से एज अ सब्सिडीज में कैश मिला है, तो इससे क्या होगा, हमारे आउटपुट की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब ये आउटपुट जो होगा 99 करोड़ का हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट से क्या होता है कि हमारा जो आउटपुट मार्केट में सेल होने के लिए जाता है, टैक्सेस लगने से उस आउटपुट की वैल्यू बढ़ जाती है और सब्सिडीज लगने से उस आउटपुट की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, और जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आती है मार्केट में सेल होने के लिए, जैसे इस एग्जांपल में यहाँ पे मार्केट में जो सेल होने के लिए आउटपुट आएगा वो 99 करोड़ का होगा। तो ये जो फाइनल वैल्यू आई हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट के बाद, तो ये जो आउटपुट है जिसमें टैक्सेस और सब्सिडीज को हमने इंक्लूड कर लिया है अपनी कैलकुलेशन में, जिसकी वजह से हमारे पास ये फाइनल वैल्यू आई है। तो इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, क्योंकि जब प्रोडक्ट मार्केट में सेल होने के लिए आता है तो गवर्नमेंट उस पर कुछ टैक्सेस इम्पोज करती है, जिससे उस आउटपुट की वैल्यू, उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, और सब्सिडीज से उस प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाती है। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आती है मार्केट में सेल होने के लिए इस प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट की हम वैल्यू को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, और इसे हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट था, जब उसमें टैक्सेस और सब्सिडीज की कैलकुलेशन को इंक्लूड कर लिया जाता है तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जब हमारा जो प्रोडक्ट है अगर वो मार्केट प्राइस में है तो उसमें से अगर हम क्या करते हैं, इन टैक्सेस और सब्सिडीज का कैलकुलेशन एक्सक्लूड कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसे हम एक बार दोबारा देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन टैक्स और सब्सिडीज को हम एक और नाम दे सकते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो जब भी हम अपनी कैलकुलेशन में टैक्सेस को ऐड कर लेते हैं और सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं, तो इस फिगर को हम क्या कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, आप इस फिगर को याद रखना कि जब हम टैक्सेस को ऐड कर लेते हैं और सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं तो उसे, उस फिगर को, वो जो हमें फाइनल फिगर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इस फिगर को हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। तो अब हम इस डायग्राम को एक बार दोबारा से देख लेंगे। प्रोडक्शन क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, और इस गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है वो जस्ट इक्वल होती है फैक्टर्स की इनकम के,
इसलिए इस प्रोडक्शन को, इस आउटपुट को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और जब ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट में सेल होने के लिए जाता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ टैक्सेस एंड सब्सिडीज इम्पोज करती है इन प्रोडक्ट पर, जिसकी वजह से टैक्सेस लगने से हमारे आउटपुट की वैल्यू बढ़ जाती है और सब्सिडीज को इंक्लूड करने से हमारे आउटपुट की वैल्यू कम हो जाती है। तो जब हम टैक्सेस और सब्सिडीज को अपनी कैलकुलेशन में ले लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जब हम अपनी कैलकुलेशन में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ले लेते हैं, टैक्सेस का ऐड होना और सब्सिडीज का माइनस होना ही क्या कहलाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब हम फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है। और जब हम इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की कैलकुलेशन को क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो इससे हमारे पास जो वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो आइए अब हम इस टॉपिक को लास्ट टाइम एक बार अच्छे से क्लियर करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि क्या होता है, फैक्टर्स की इनकम के इक्वल होता है। ठीक है, होता है, यानी कि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा वो एट फैक्टर कॉस्ट होगा। ठीक है, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज जस्ट इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर्स की इनकम के इक्वल होता है, तो यही डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा, एट फैक्टर कॉस्ट होगा। ठीक है, फिर जब हम इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर लेते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे आते हैं, मैंने आपको बताया था, जब हम टैक्सेस को ऐड कर लेते हैं और सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू आती है। तो जब हम इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड कर लेंगे, तो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, और अगर हम इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को वापस से डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे लाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की फिगर को एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब कि माइनस कर देंगे, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड है, हमने ऐड किया था तभी तो ये फिगर आई। इसका मतलब क्या है, इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड है। तो जब हम इस फिगर में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास से वापस क्या, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की फिगर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको हम इस फ्लो चार्ट से भी देख लेते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि फैक्टर्स की इनकम पे होती है प्रोडक्ट की वैल्यू, तो जब हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो ये फिगर क्या बन जाएगी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, और क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं, तो जब इस फिगर में से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की फिगर को माइनस कर देंगे, तो ये फिगर वापस से कन्वर्ट हो जाएगी डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो अगर हमारे क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की फिगर ऑलरेडी दी हुई है, तो हम इस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की फिगर को डायरेक्टली अपने कन्वर्जन के लिए यूज कर सकते हैं। जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में होगा, तो हम डायरेक्टली इस फिगर को ऐड कर लेंगे और ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस फिगर को एट फैक्टर कॉस्ट पे लाने के टाइम पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। लेकिन बाय चांस हमारे पास क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की फिगर नहीं है, तो उस टाइम पे हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास ये तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, टैक्सेस को ऐड कर लेंगे और सब्सिडीज को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है वो एट मार्केट प्राइस पे कन्वर्ट हो जाएगा। और
अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को एट फैक्टर कॉस्ट पे लाना चाहते हैं और हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स की फिगर नहीं है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जस्ट इस स्टेप का ऑपोजिट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, टैक्सेस को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस में टैक्सेस इंक्लूडेड है ना, ऐड हुए थे। ठीक है, तो इसलिए हमने टैक्सेस को माइनस कर दिया। और क्योंकि मार्केट प्राइस में से सब्सिडीज माइनस है, तो उन्हें हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जस्ट अपोजिट प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप हमने तब करने हैं जब हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की फिगर नहीं होगी। ठीक है, तो इसको मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब भी हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की फिगर नहीं होगी और हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे लाना है, तो हमें टैक्सेस को ऐड करना पड़ेगा और सब्सिडीज को माइनस। और अगर हम इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना चाहते हैं एट फैक्टर कॉस्ट पर, तो हमें इस स्टेप का जस्ट ऑपोजिट करना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट प्राइस में टैक्सेस इंक्लूड हैं, तो हम उन्हें फैक्टर कॉस्ट पे लाते के टाइम माइनस कर देंगे, और सब्सिडीज क्योंकि मार्केट प्राइस में से माइनस हो रखी हैं, तो उसे हम फैक्टर कॉस्ट पे लाते टाइम ऐड कर देंगे। ठीक है, सो आई होप आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और साथ के साथ हमने इन दोनों का कन्वर्जन सीखा, तो आई होप आपको ये कन्वर्जन भी क्लियर हुआ होगा। Thank you for watching the video. Keep watching and keep learning.